पड़ा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उन्हें 49 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। उन्होंने गुवाहाटी में शिवसेना के 42 विधायकों के साथ अपना एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में सभी विधायक बाला साहेब ठाकरे के समर्थन में नारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं। ये वीडियो जो कुछ ही देर पहले एकनाथ शिंदे ने जारी किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि शिवसेना के 42 विधायक यहां नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई में मातोश्री में सीएम उद्धव की तरफ से बुलाई गई बैठक में सिर्फ 12 विधायक ही पहुंच पाए, यानी आदित्य ठाकरे को मिलाकर कुल 13 विधायकों का आंकड़ा ही शिवसेना के पास है। उद्धव ठाकरे के पास मात्र 13 विधायक ही बचे बताए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में और भी टूट संभव हो सकती है। तो जिस तरीके से बागी विधायकों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे शिवसेना की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। और इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया है। राउत ने दावा किया है कि शिंदे खेमे के 21 एमएलए उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि एमवीए की जीत साबित करने के लिए पर्याप्त संख्या बल मौजूद है और साथ ही कहा कि उद्धव ठाकरे बहुत जल्द वर्षा बंगले में वापस आएंगे और गुवाहाटी के 21 विधायकों ने हमसे संपर्क किया है और जब वो मुंबई लौटेंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे। तो एक के बाद एक बयान जो आ रहे हैं सामने। ऐसे में ये बड़ा बयान शिवसेना की ओर से संजय राउत ने दिया। ये बड़ा बयान 21 बागी विधायक उनके पक्ष में। लेकिन वहीं शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने एक बार फिर से आरोप लगाया कि उन्हें जबरन सूरत ले जाया गया था। नितिन ने कहा कि मैंने भागने की कोशिश की लेकिन सूरत पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि कोई परेशानी ना होने के बावजूद डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मुझे दिल का दौरा पड़ा है। 300 से 350 पुलिसकर्मी हम पर नजर रख रहे थे। मुझसे पहले विधायक प्रकाश अबितकर ने भी भागने की कोशिश की लेकिन वो भाग नहीं पाए। सूरत के होटल में पहुंचते ही हमें एमवीए सरकार के खिलाफ साजिश के बारे में पता चला। तो ये बयान जो आए नितिन देशमुख की ओर से, जो गुवाहाटी से वापस मुंबई लौट आए हैं। तो नितिन देशमुख ने लगाया है ये आरोप। लेकिन वहीं शिवसेना विधायक नितिन देशमुख के जबरन सूरत ले जाने के आरोपों के बाद पार्टी के बागी नेता एकनाथ शिंदे के खेमे ने नितिन देशमुख के अन्य बागी विधायकों के साथ ये तस्वीरें जारी की हैं और इन तस्वीरों में नितिन देशमुख बिना किसी दबाव के नजर आ रहे हैं। तो एक और नितिन देशमुख ने आरोप लगाया है, लेकिन वहीं ये तस्वीरें जो कहानी बयां कर रही हैं वो उनके द्वारा बताई गई बातों से मेल खाती नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहां वो बिल्कुल भी दबाव में नजर नहीं आ रहे हैं। और इससे पहले शिवसेना के बागी विधायक की एक चिट्ठी एकनाथ शिंदे ने जारी की जिसमें उद्धव ठाकरे पर कई आरोप लगाए गए हैं। और इस चिट्ठी में उद्धव ठाकरे से सवालिया अंदाज में कहा गया है कि आदित्य ठाकरे को आपने अयोध्या क्यों भेजा। बागी विधायक ने आगे कहा कि वर्षा बंगले पर सिर्फ कांग्रेस एनसीपी का ही प्रवेश हो पाता था। हमारी परेशानियों को आपने कभी नहीं सुना। हमें उद्धव के दफ्तर जाने का सौभाग्य नहीं मिला। हिंदुत्व, राम मंदिर, शिवसेना का मुद्दा था। हम उद्धव के सामने अपनी बातें नहीं रख पाते थे। तो ये कुछ बिंदु जो बागी विधायक की चिट्ठी में सामने आए हैं। तो तमाम बातें एक के बाद एक सामने आ रही हैं, बयान हर ओर से सामने आ रहे हैं। वहीं एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा कि हमने पिछले 3-4 दिनों में हुई घटनाओं का आकलन किया है। पवार साहब ने हमसे कहा है कि सरकार बनी रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो करने की जरूरत है। हमें सरकार के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। हमारी आदरणीय शरद पवार साहब के घर पे आज बैठक हुई और जो भी अभी घटनाएं पिछले 3-4 दिन में हुई है उसकी असेसमेंट की गई और हमने आदरणीय पवार साहब ने हमें सबको बताया कि हम आखिरी सरकार के टिकने के लिए, सरकार रहने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो हम करने चाहिए और हम सब साथ मिलके उद्धव जी का साथ इस सरकार के लिए हम देंगे।
तो जाहिर है कि तमाम बातें सामने आ रही हैं, पल पल बदल रहे हैं हालात। और इनसे बातचीत करने के लिए, इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मुंबई से हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, बड़ा बयान जो संजय राउत की तरफ से आया है, जिसमें ये कहा गया है कि उनके साथ लगभग 20-21 विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक बयान ये भी देते हैं संजय राउत कि अगर एमएलए चाहते हैं तो वो इस महाविकास अघाड़ी से अलग होने के बारे दिशा में भी सोचा जा सकता है। क्या आकलन करें, कैसे मायने निकालें इन दोनों बयानों के? देखिए, जहां तक संजय राउत के बयान की बात है तो उसका खंडन ऑलरेडी जो है एकनाथ शिंदे की तरफ से ट्विटर पर कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सचित्र उस चीज़ को सामने रखा है कि कितने विधायक उनके साथ हैं, नंबर्स को प्रोड्यूस किया गया। आपको याद होगा कि इसी तरीके का नंबर जो है एक समय जो है संजय राउत ने किया था, जब यहाँ पर सरकार को लेकर गहमागहमी थी, लग रहा था कि उनके पास संख्या बल नहीं होगा। तो उस स्थिति में उन्होंने, संजय राउत ने प्रॉपर ट्विटर पर जो है सारे विधायकों की तस्वीरें पोस्ट की थी। उसी ढर्रे को जो है एकनाथ शिंदे ने अपनाया है और पूरे जो नंबर्स हैं उसके साथ उन्होंने जो है वो तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। तस्वीरों को अगर हम थोड़ी देर के लिए अलग रख लें तो जो चिट्ठी आई है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया तूफान लाएगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है, जिस तरीके से एनसीपी पर आरोप लगाया गया है कि उनके जो विधायक थे या उनके जो नेता थे उनको एक्सेस था वर्षा बंगलों का, लेकिन बाकी जो शिवसेना के विधायक थे उनको जो है उसका एक्सेस नहीं दिया जा रहा था। ये बात कांग्रेस को खटक गई है। कांग्रेस में अब इस बात को लेकर मीटिंग भी चल रही है और इसमें भी मुझे लगता है ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ही अब आगे आकर सरकार से समर्थन वापस ले ले, क्योंकि कांग्रेस अपनी किरकिरी ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं करवाएगी और कांग्रेस फिलहाल इस बात को लेकर मंथन करेगी कि आगे की रणनीति क्या हो। लेकिन योगेश, क्या कांग्रेस शरद पवार ने भी बैठक बुलाई है शाम को, तो क्या कांग्रेस शरद पवार की बैठक तक का इंतजार करेगी या अपना निर्णय अलग से लेगी? क्योंकि शरद पवार ही हैं जिनकी वजह से महाविकास अघाड़ी बन पाई थी। ऐसे में एनसीपी का अपने सांसदों और विधायकों के साथ शाम को 5:30 बजे होने वाली बैठक भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि नहीं? देखिए ममता, ये कहना पार्शियली करेक्ट है कि शरद पवार के कारण एनडीए की सरकार बनी थी, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी फैसला केंद्र से आला कमान लेता है। वो सबको मालूम है कि कांग्रेस के फैसले कहां से लिए जाते हैं। इसीलिए शरद पवार एक बड़े जो है नेता हो सकते हैं एनडीए के, लेकिन कांग्रेस क्या दिशा लेगी, कांग्रेस क्या क्या फैसला होगा, कांग्रेस कौन सा विकल्प जो है वो चुनेगी, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर के लोगों को भी बहुत हद तक मालूम नहीं होता। और कई ऐसे मौके हैं भी, आप हाल में अगर राज्यसभा का चुनाव देख लीजिए तो इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर सारे कोई क्लू नहीं था, लेकिन बाद में लगा कि दिल्ली से चूंकि ऑर्डर आया है तो उसको फॉलो करना है। तो इस तरीके से कांग्रेस का जो राजनीतिक फैसला होता है वो बेसिकली कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लेता है और वहां का यहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व है उसमें उसका बहुत ज्यादा दखल अंदाजी उसमें नहीं होती है। हालांकि जैसा आप सही कह रही है कि एनसीपी पे भी इसकी, चूंकि जब छींटे पड़ी है तो एनसीपी पे भी पड़ी है, क्योंकि जो चित्र जो पत्र लिखा गया है उसमें एनसीपी और कांग्रेस दोनों का ही जिक्र किया गया है। तो जो फिलहाल जो यहाँ का राजनीतिक घटनाक्रम है, इस वक्त हम जो है वो सागर बंगला के बारे में, जहां देवेंद्र फडणवीस जो कि विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वहां पे इस वक्त हैं। तो यहां पे भी जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका यहां पे आना जाना जो है शुरू है। पत्ते कोई भी पार्टी अभी सीधे सीधे अभी पत्ते नहीं खोल रही है, पत्ते को गोपनीय रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, एनसीपी ये कह चुकी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये अब तक कहा जा चुका है। कल नाना पटोले जब वर्षा बंगलों में मैराथन मीटिंग चली थी, देर रात तक मीटिंग चली थी, नाना पटोले आए थे, एनसीपी की तरफ से जो भी बड़े नेता हैं, शरद पवार आए थे, सुप्रिया सुले वहां पे थी, जितेंद्र आव्हाड आए थे, मैराथन मीटिंग जो चली, लेकिन जो है ढाक के 3 पाँच जिसको कहते हैं, नतीजा जो है वो कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। अब चूंकि कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, साथ में एनसीपी की भी जो है वो मीटिंग हो रही है, तो अब ये दो घटक दल हैं, क्योंकि इन दोनों घटक दल के बदौलत ही सरकार चल रही थी। तो एक चीज पॉलिटिक्स में होती है डिस्क्रेडिट करना, यानी कि जो श्रेय मिलना चाहिए उस श्रेय को ना मिलने देना। तो एकनाथ शिंदे को निश्चित तौर पर अगर ये सरकार अभी गिर जाती है तो इसका सीधा सीधा क्रेडिट जाएगा एकनाथ शिंदे को। और ठाणे में कई जगह ये पोस्टर भी लगे हैं जिसमें एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे के साथ दर्शाया गया है। तो एनसीपी और कांग्रेस हो सकता है कि ये कोशिश करे कि एकनाथ शिंदे को डिस्क्रेडिट किया जाए, और उसके लिए हो सकता है कि कांग्रेस या एनसीपी सरकार से समर्थन वापस ले ले। तो जो यहाँ का राजनीतिक घटनाक्रम है, जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, वो फिलहाल अभी
काफी दिलचस्प है, लेकिन एवरीथिंग इज ऑन वेट एंड वॉच मोड। यहाँ पे अभी फिलहाल सारी चीजें जो है वो इंतजार के मोड पे है। सारी जो बड़े नेता हैं, किसी का आप सीधा बयान नहीं देखेंगे। संजय राउत के बयान आ रहे हैं, लेकिन उनके बयानों में जितने बयान उन्होंने हाल में दिए हैं, उसके बाद उनके बयानों की क्रेडिबिलिटी काफी खराब हो चुकी है। यही वजह है कि उनको काफी गंभीरता से इस विषय पर फिलहाल नहीं लिया जा रहा है। योगेश, लेकिन किस आपने कहा वेट एंड वॉच, जाहिर है बीजेपी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, शिवसेना उनकी तरफ से भी एक तरीके से इंतजार चल रहा है कि देखते हैं कितने बागी विधायक हमारे पाले में वापस आ पाते हैं, तो उनकी कोशिश उस दिशा में। एकनाथ शिंदे अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके विधायकों ने यह बात तो स्पष्ट की है कि शिवसेना को हम छोड़ेंगे नहीं, अलग समूह अलग गुट हमारा कुछ बनेगा नहीं, शिवसेना में ही रहकर हमें काम करना है, जिसका जवाब में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ऐसा ही होगा। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए ममता, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार नहीं है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है। तो शिवसेना के अंदर जो चीजें चल रही है वो दो स्तर पे चल रही है। एक तो यह है कि सरकार को कैसे साधा जाए, दूसरा सरकार को साधने का मतलब कि घटक दलों को कैसे साधा जाए, दूसरा यह है कि पार्टी को कैसे साधा जाए। जो दोनों तरफ का आक्रमण है वो अभी उद्धव ठाकरे झेल रहे हैं, और यही वजह है कि वो भारी मनोवैज्ञानिक दबाव में। कल अगर आप कमलनाथ का कल का बयान देखेंगे, उन्होंने भी कहा कि कोविड पॉजिटिव के कारण वो उनसे नहीं मिल रहे। अलग बात है कि उसी वक्त कई और नेता जो थे वो उनसे मिल रहे थे। अगर यहाँ पे अगर देखें तो शिवसेना के अंदर स्थिति अभी बिल्कुल साफ नहीं है, उलझन काफी जटिल है। इसीलिए जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं वो मुझे लगता है ये आगे की दिशा की अगर आप बात करें तो आगे ये मामला जाएगा संवैधानिक, बिल्कुल संविधान पे मामला जाएगा। जो संविधान की अनुच्छेद 174(2)(b) उसके तहत राज्यपाल चाहे तो कैबिनेट के जो प्रस्ताव है, जो उनका रिकमेंडेशन है, उसके आधार पर वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। हालांकि उनके पास अपना भी जो है, अपना भी कॉल लेने का माइंड जो है वो उस पर जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संविधान का जो अनुच्छेद 163 है, इसके तहत जो रेसोनेटिव पावर जो गवर्नर के पास है वो भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मामला अगर आप पूरे के पूरे अगर सरकारी बनावट को इस वक्त देखें, जो फिलहाल अभी जो समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, जो उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह यहाँ पे दिख रहा है राजनीतिक गलियारों में, अगर आप इन सब चीज को देखें तो फिलहाल मुझे लगता है 1 से 2 दिन लगेगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मानने मनाने की पूरी कोशिश कल हो चुकी। जो आखिरी दाम होता है, जो लास्ट रिसोर्ट होता है, भावनात्मक अपील, भावनात्मक जिसको हम बोलते हैं इमोशनल जो कॉल था, वो भी उद्धव ठाकरे ने लिया, लेकिन उसका भी कोई असर जो है वो नहीं दिखा। और आज चिट्ठी आ गई जो कि उस चीज को प्रमाणित कर दिया कि उद्धव ठाकरे के बयान का कोई भी असर जो है वो नहीं हुआ। तो अब जो है मामला सरकार की अस्थिरता का है, राजनीतिक अस्थिरता का है, और ये मामला आखिरकार जाएगा राज्यपाल के पास। तो अब मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में मुझे लगता है आज देर शाम या तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी या कल सुबह तक जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन सी दिशा देगी। और ये तभी क्लियर हो पाएगी जब कांग्रेस और एनसीपी अपना स्टैंड क्लियर करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि 3 घटक दलें उनकी सरकार है। जी बिल्कुल, ये बात तो एक तरफ हुई। जब हम महाराष्ट्र सरकार की बात करते हैं तो जाहिर है कि आंकड़ों का खेल अपना खेल करेगा, और ये खेल कब एक्टिवेट होता है, कौन ट्रिगर करेगा, उस पर सबकी नजर है। लेकिन इससे हटके योगेश, शीतल, अगर हम शिवसेना की बात करते हैं, शिवसेना की टूट क्या तस्वीर पेश कर सकती है, वो कितनी गंभीर हो सकती है? क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना पर अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगे? क्योंकि 42 एमएलए का उनके साथ होना, एकनाथ शिंदे के साथ होना, और जैसी खबरें आ रही हैं, अभी आकलन है, खबरें आ रही हैं कि 10 सांसद भी उनके साथ उनको समर्थन देने को तैयार हैं, उनके साथ खड़े हुए नजर आ सकते हैं। तो तमाम ये तस्वीर शिवसेना की टूट की ओर भी इशारा करती है। देखिए, कल शिवसेना के एक सांसद धैर्यशील जो हैं उनसे हमारी जो है उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि सांसदों की कोई मीटिंग नहीं है। देखिए, सांसदों विधायकों को दोनों को साधने की कोशिश। अगर आप शिवसेना की अगर बात करेंगे प्रिसाइजली, तो जहां तक पार्टी के टूट की बात है, अभी भारतीय राजनीति में अभी पिछले अगर आप कुछ पन्नों को अगर आप पलटेंगे, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी के आप देख लें किस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी का बंटाधार हुआ, जिस तरीके से आप समाजवादी पार्टी देख लें कि किस तरीके से जब अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला तो समाजवादी पार्टी की क्या जो है वो उनकी जो स्वीकार्यता कितनी बनी, सरकार किस तरीके से गिर गई उनकी, किस तरीके से कार्यकर्ता उथल पुथल हो गए। जो अगर आप एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो पार्टी के मेरुदंड ने, बेसिकली बैकबोन है। अगर आप बात करें तो चाहे वो ठाणे को ले लें या पूरे महाराष्ट्र को देख लें, वो पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे। यही वजह थी कि उनको सदन का नेता भी बनाया गया था शिवसेना के जरिए। तो कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर एक चीज ये रह रही है कि शिवसेना के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सरकार को बचानी दूसरी बात है, पार्टी को बचाना दूसरी बात है, और शिवसेना ये कोशिश पहले करेगी कि पार्टी बच जाए, क्योंकि सरकार बनती बिगड़ती रहती है और सामने बीएमसी का भी चुनाव है। बीएमसी का अगर आप बजट देख लें 40,000 करोड़ के अराउंड जो है बजट है, जितना गोवा या अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को आप देख लें, चाहे वो मणिपुर को देख लें या अरुणाचल को देख लें,
उनसे ज्यादा बजट तो यहाँ पे बीएमसी का रहता है और शिवसेना हमेशा बीएमसी को लेकर काफी ज्यादा डिस्परेट रहती है कि उसको बीएमसी में उसको सत्ता चाहिए होती है। तो अभी फिलहाल शिवसेना के प्राथमिकता यह है कि किस तरीके से सरकार बचा ले। अब दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊं, जहां तक एकनाथ शिंदे की बातें, देखिए ऐसा नहीं कि शिवसेना से पहले नेता नहीं गए। कभी एक समय था जब मंडल कमीशन को लेकर काफी ज्यादा उहापोह की स्थिति बनी थी, उस वक्त जो है छगन भुजबल निकले थे बाहर, क्योंकि मंडल कमीशन को जो है शिवसेना ने समर्थन नहीं दिया था, उसको लेकर वो बाहर आ गए थे। उसके बाद में अगर आप देखें तो राज ठाकरे बाहर आ गए थे जब पार्टी की विरासत जो है उद्धव ठाकरे को दी गई। साथ में नारायण राणे जो है वो आ गए थे बाहर, चूंकि पार्टी के अंदर उनको भी लगा कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, उनको भी निकाल दिया गया। लेकिन पार्टी फिर भी बनी रही, पार्टी बाद में बनी रही और काफी उत्साह और कैडर बना रहा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें कोई एक नेता नहीं निकला है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ही एक तरीके से आप देखिए तो पूरा जो है वो निकल गई है एक तरीके से। अगर आप देखें तो पूरा साइकिल ही चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो एम्बिट चेंज है, जो पूरा का पूरा परिधि से बाहर आ गई है, पूरी की पूरी पार्टी का एक बड़ा जो हिस्सा है वो बाहर आ गया है, इसको संभालना पार्टी के लिए निश्चित तौर पर यहाँ पे मुश्किल होगा ऐसे समय में, जबकि ऑलरेडी उद्धव ठाकरे काफी नैतिक दबाव में है, चाहे वो अपने घटक दलों से है, चाहे शिवसेना कार्यकर्ताओं से। बिल्कुल, तो यानी चुनौती बहुत बड़ी है इस वक्त उद्धव ठाकरे के पास। पार्टी बचाए या सरकार बचाए, देखना होगा घटनाक्रम के आगे मोड़ लेता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश शीतल, मुंबई से हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।